परसेप्शन हो सकता है जो तुम्हें बाकी लोग बताएंगे, एक तुम्हें बता दे जो मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन पे सर्कल कर देते हो, कुछ क्वेश्चन पे स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, दो चीज लिखी है, एक तो तुम्हारा आइडियल टाइम और एक है प्रैक्टिकल टाइम। में एकदम से ही मैंने अपना सीक्वेंस चेंज कर दिया था। द रीजन, hello everyone, my name is Ayush Shah and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, दैट इज एम्स ऋषिकेश। देखो यार, मुझको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मुझे उसके ऊपर वीडियो भी डालनी होती है सो दैट तुम में से किसी भी एक बच्चे को नीट के एग्जाम तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इश्यूज ना हो, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका मैं तुम्हें सोल्यूशन देख सकूँ। ठीक है, पर यार देखो कुछ रीजंस थे ड्यू टू माय एग्जाम्स एंड सम अदर थिंग्स, मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो डाल भी नहीं पा रहा था। पर यार अभी देखो मैं कुछ महीने के लिए फ्री हो चुका हूँ। अभी से लेके नीट एग्जाम तक डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो तुम्हें लगते हो कि हम ये फेस कर रहे हैं, तो तुम चाहो तो यार मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। डेफिनेटली मैं उसका आंसर दे दूंगा। इवन लाइक अभी 2 दिन से मैं फ्री हूँ, तो पहले मैंने 2 दिन से मैं यही कर रहा था कि जिस बच्चे का इंस्टाग्राम आईडी पे या टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने उन सबको रिप्लाई किया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हारा रिप्लाई करना भूल गया हूँ, तो यार बस ना मुझे ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या टेलीग्राम आईडी पे ये लिख कर भेज दो कि भैया हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दो, सो दैट वी कैन प्रोसीड, हम आगे बढ़ सके। ठीक है, और यार दूसरी बात देखो, कोई भी यार मेरे चेहरे पे हंसेगा नहीं। मुझे पता है कि यार मेरे ये सारी चीजें कट चुकी है। हैशटैग इट इज डायरेक्टेड बाय मेडिकल कॉलेज। तुम जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, पर देखो अभी हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। अभी हमारा मेन टॉपिक जो है वो इससे थोड़ा हटके ही है। अभी मैं तुम्हारे लिए वीडियो पहले एक बना देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो अभी चल रहा है फैब का महीना, और ये जो फैब का महीना है ये थोड़ा सा क्रूशल होता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब मैक्सिमम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है या फिर होने वाला होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया अगर हम एक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको टेस्ट को दे कैसे, हम अभी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दे या फिर अभी पार्ट टेस्ट ही दे। इसके बाद अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो अभी फैब का जो महीना है इसमें क्या करना है, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो या टेस्ट देने पे ध्यान दो। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम जाके लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखो और वो देख के तुम टाइम पास करो, ये बिल्कुल भी मैंने कहूँगा। और हो सके ना जितने ज्यादा हो सके उतने टेस्ट दो। फैब, मार्च और जो अप्रैल, 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, इन 3 महीने में टेस्ट ही दो, मैं ये तुम्हें रिकमेंड करूंगा। लेकिन अब बात आती है कि भैया चलो हम टेस्ट तो दे दें, लेकिन अब हमें ये बता दो कि भाई एक टेस्ट को दे कैसे, उसको एनालाइज कैसे करें, सो दैट जिस तरह से मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किए तो तुम भी वो चीज कर सको। तो आज का टॉपिक हमारा इसी चीज के ऊपर है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट एंड एनालाइज अ टेस्ट। ठीक है, तो यार देखो टेस्ट को एनालाइज करने से पहले, मतलब ये करने से पहले तुम्हें पता रहना चाहिए कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो यार आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैं तुम्हें एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एनालाइज करने की कि किस तरह से एनालाइज करना है। साथ ही साथ जितने भी मटेरियल थे मेरे, लाइक तुमने अगर देखो मेरी पुरानी वीडियो लाइक जिसमें मैंने अपना जर्नी बता रखी है, उसमें मैंने बताया था कि मैंने किस तरह से टेस्ट को एनालाइज किया था, लाइक माई मिस्टेक्स नोटबुक एंड माई सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सम अदर थिंग, वो भी मैंने तुम्हें दिखा रखे, लाइक माई पोस्टर्स भी तुम्हें दिखा रखे जो इसी टाइल के ऊपर लगे हुए थे, वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और उसकी क्या बेनिफिट्स मिले वो भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी इसकी एक वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके। ठीक है, चलो अब पहले एक टेस्ट देने से पहले देखो मेरा माइंडसेट क्या है कि तुम्हें ना पहले ये पता रहना चाहिए कि हम टेस्ट दे क्यों रहे हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई चलो पूरी जनता दे रही है तो हम भी एक टेस्ट दे दें। देखो मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं इससे बेटर ये कहूंगा कि पहले तुम ये बात समझो कि टेस्ट हम देते क्यों है। ठीक है, देखो इसके ना 2 रीजन है, एक तो मेरे खुद के रीजन है जो मेरे को जब मैं एक टेस्ट देता था जब मुझे पता चले, और दूसरे थे जो तुम्हें बाकी सारे लोग कहेंगे, लाइक जितने भी लोग हैं वो तुम्हें, ये बहुत कॉमन है कि हर बंदा तुम्हें कहेगा। ठीक है, अब क्या क्या वो रीजन है, देखो पहला तो है टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें हर बंदा कहेगा कि भाई टेस्ट देने से तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फिजिक्स को कितना टाइम देना है, बायो को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है। साथ ही साथ अगर तुम किसी क्वेश्चन पे अटक गए हो तो उस क्वेश्चन पे कितनी देर तक अटकना है, अगर कोई एक सिंपल क्वेश्चन है तो उस पर कितना टाइम देना है, कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो उससे कितना टाइम देना है, लाइक अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसे कितना टाइम देना है। तो जब तक तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें इस चीज के बारे में पता चलेगा कि अब हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है। ठीक है, अब अगली चीज होती है वो होती है, दूसरी होती है मिस्टेक्स। देखो मिस्टेक्स करना ना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ना इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सी गलती एक रियल एग्जाम में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम
यही गलती अगर पहले ही कर दो तो हाई चांसेस है कि तुम वो सेम गलती रियल जो एग्जाम है उसमें नहीं करो। ठीक है, अब बात आती है कि भैया कि अब गलतियां किस तरह की हो सकती है। तो गलतियां बहुत तरह की होती है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट वाली गलती हो सकती है, तुम क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत कर रहे हो, तुम चीजों को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा लाइक इसके अलावा और भी गलती होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल तुम में से बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, मतलब उससे कैसे उसे कैसे सुधारे। तो उन सबको मैं आंसर दे चुका हूँ। इवन जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट, इसमें तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस तरह से तुम सिली मिस्टेक करते हो। लेकिन जिस जिस बच्चे ने मेरे से इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर मेरे से टेलीग्राम पे पूछा उन सबको मैंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, इवन कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी है कि हाँ भैया आपने हमें ये तरीका बताया, हमने उससे सोल्व किया और हमें इंप्रूवमेंट मिली। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि वो सिली मिस्टेक बहुत कम हो रहे हैं, उनके नंबर बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ तुम्हें पता चलेगा लाइक कंसेप्ट, लाइक तुम्हारी कोई कंसेप्ट वीक है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम बायो में लैग कर रहे हो, तुम तुम्हारे लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे मान लो बायो में कम आ रहे हैं, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई बायो में मेरे कंसेप्ट वीक है। अगर तुम फिजिक्स में कर रहे हो तो फिजिक्स में, अगर केमिस्ट्री में कर रहे हो तो केमिस्ट्री में। इवन तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें तुम कितने नंबर तुम्हारे कम आ रहे हैं, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा बाई गिविंग अ टेस्ट। साथ ही साथ देखो अब एक सबसे चीज अच्छी होती है वो होता है OMR फीलिंग स्ट्रेटेजी। लाइक मैं कहूँगा अगली चीज वो है क्या है, OMR फीलिंग स्ट्रेटेजी। अब तुम जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ कि हर एक बच्चा जो होता है वो OMR फीलिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है। लाइक कोई कहता है जो हर हर एक चैप्टर की बात करता है, हर एक सब्जेक्ट की बात करता है। कोई होता है जो हर एक 10 क्वेश्चन की बात करता है। कुछ होंगे मेरी तरह जो बिल्कुल लास्ट में करते हैं, लाइक मैं को तो लास्ट में प्रीफर करता था। कुछ होते हैं जो हर 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। टोटली उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक टाइम था कि बच्चे हर एक सेक्शन की बात करते थे, लेकिन अब तो यार देखो सेक्शन भी हट चुका है। अब तो तुम्हें जो करना है वो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ ही करना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार हमें किस सीक्वेंस में पेपर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पहले सीक्वेंस रहता था वो होता था बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, लेकिन एंड मोमेंट पे मैंने इसको चेंज कर दिया था। मैंने कर दिया था केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आगे की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि यार टेस्ट हम दे रहे हैं फॉर नोइंग कि हम भाई कि हमें कितना आता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज मुझे लगती है टेस्ट देने से पता चलती है वो है तुम्हारी रिवीजन। देखो तुम्हें कोई टेस्ट दो तो तुम्हारी साथ साथ रिवीजन भी होते हैं। तुम्हें पता चलता है कि यार तुम्हें कितनी सारी चीजें याद है ऑन द स्पॉट और तुम्हें कितनी चीजें तुम्हें अभी रिटेन करनी है। लाइक तुम किस चीज में गलती कर रहे हो सो दैट तुम्हें उसे रिटेन कर सको इन द फ्यूचर। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें पता चलेगा अब तुम्हारे वीक एरियाज के बारे में। ठीक है, तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो, कौन सी तुम्हारी कंसेप्ट वीक है। ठीक है, साथ ही साथ चलेगा तुम्हारे मोटिवेशन। आपको ये भैया टेस्ट देने से मोटिवेशन कैसे होती है। देखो टेस्ट देने से मोटिवेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे कोई एक टेस्ट में आ रहा है 400, तुम्हारे एकदम से बढ़ के 550 या 650, 550 या फिर 560, तो डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर ये मोटिवेशन आएगा कि अगली बार तो कैसे भी करके मेरे 600 आने चाहिए, इससे कम तो मुझे नंबर चाहिए नहीं। तो क्या होगा, टेस्ट देने से अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनके 650 नंबर आ चुके हैं, वो कहेंगे नहीं अब मुझे 680 लाने हैं, नहीं अब मुझे 700 लाने हैं। तो तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारा एक टेस्ट ही जो है तो वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है कि भाई अब हमें इससे ज्यादा नंबर लाने हैं। साथ ही साथ OMR मैनेजमेंट। देखो मैं ये चीज कहूंगा कि तुम क्वेश्चन पेपर में कितना भी अच्छा कर लो, अगर तुम वो सेम चीज OMR शीट में नहीं लगा पाए तो टोटली वो चीज वेस्ट है। अगर तुम एक टेस्ट दोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि OMR शीट को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मिनिमम जो टाइम लगता है कोई भी OMR शीट को भरने में वो है 20 मिनट। वो है कितने, 20 मिनट। मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम तुम्हें 20 मिनट लगने चाहिए और मिनिमम 15 मिनट भी लग सकते हैं। लाइक मुझे 20 मिनट लगते थे तो 20 मिनट मेरी मिनिमम टाइम थी कि हाँ भाई मुझे 20 मिनट OMR शीट को देनी है। तो ये मेरी थी OMR मैनेजमेंट। देखो अब ये बात हो गई जो तुम्हें हर एक बंदा करेगा, लेकिन मेरे सब परसेप्शन के सबसे मतलब मुझे क्या लगता था कि हाँ भाई कि अगर एक टेस्ट देंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो पहली चीज जो मुझे लगती थी वो थी जो एक टेस्ट देके तुम्हें पता चलेगा वो है माइंड फ्रीज। आप कहोगे भैया माइंड फ्रीज क्या होती है। देखो माइंड फ्रीज का मतलब ये है कि बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं लाइक इंस्टाग्राम पे कि भैया एक टेस्ट देने के बाद ना हम मतलब एक सब्जेक्ट या फिर 100 क्वेश्चन करने के बाद या कोई एक सब्जेक्ट पूरा करने के बाद भैया हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है। माइंड फ्रीज का मतलब है कि तुम ब्लैंक हो चुके हो, अब तुम्हारा क्वेश्चन करने का मन भी नहीं है। तो अगर तुम अब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अगर माइंड फ्रीज हो जाता है तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इवन बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते भी, उनको मैंने इसका रिप्लाई भी दिया है। इवन दे आर इम्प्रूविंग। ठीक है, अब देखो माइंड फ्रीज तो हो गया, साथ ही साथ क्या होगा कि तुम्हें कॉन्शियसनेस, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जैसे तुमने कोई टेस्ट देना स्टार्ट किया एकदम से तुम्हारा माइंड कहीं और चला गया। लाइक तुम्हारे दिमाग में कोई गाना नहीं लग गया, या तुम्हारे घर में कोई इशू चल रहा है, तुम्हारे घर में वो इशू होने लगा, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रखी है,
तो तुम्हारे दिमाग में वो लड़ाई चल रही है कि उसको मुझे क्या रिप्लाई देना है, बनाना ठिकाना, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो कि ऑन द स्पॉट तुम कॉन्शियस ही नहीं हो, तुम्हारे पेपर के लिए तुम बैठे वहीं पे ही हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं हो रहा है। अब क्या होगा, ये करने पे तुम सबसे ज्यादा गलतियां करोगे। साथ ही साथ स्पीड। अब बात आती है भैया स्पीड। अब स्पीड, कोई एक टेस्ट देने से स्पीड कैसे बढ़ सकती है? देखो स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम तुम्हें ये पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन में तुम कितना टाइम लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई वन वर्ड क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें से उसमें कितना टाइम लगेगा, कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया तो उसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा, साथ ही साथ कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, सो दैट तुम्हारी स्पीड को तुम इंप्रूव कर सको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो लगता था, जैसे कोई वन वर्ड क्वेश्चन आ गया तो मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगते थे। अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, 25 सेकंड लगेंगे। और कोई अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टाइम लगाता हूँ। द रीजन इज क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते तुम्हें चीजों से, ठीक है। तो मैं उसमें आराम से 40 से 45 मिनट लगाता था, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज होती है कि देखो मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि कोई भी एक एग्जाम को जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, उसमें ये पता होने से पहले कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। द रीजन इज नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। वो तुम्हारे नंबर अगर अच्छे भी आ रहे होंगे ना, वो नंबर एक से तुम्हारे गिरा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। लाइक नीट 2024 में नीट 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स में, जिस जो मुझे प्रिज्म का क्वेश्चन था, जिसे मुझे छोड़ना था, पर पता नहीं क्या हुआ इन लास्ट मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन मुझे उस क्वेश्चन को छोड़ना था। अगर उसको मैं छोड़ गया था तो मेरे 706 नंबर होते, लेकिन मुझे उस चीज का यार थोड़ा मुझे गिल्ट है, लेकिन अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है। लाइक आई एम टोटली हैप्पी विद माई लाइफ, जो भी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि यार तुम्हें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, सो दैट नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो सके, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? होता है एलिमिनेशन। अब बात होती है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो जब तुम वो टेस्ट को, जो बंदा टेस्ट देता है ना, उसको डेफिनेटली पता होगा कि भाई एलिमिनेशन मेथड क्या है। अगर तुम टेस्ट नहीं देते ना तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें दो परसेप्शन बता दिए। एक वो परसेप्शन हो सकता है जो तुम्हें बाकी लोग बताएंगे, जो जितने भी लोग हैं वो तुम्हें ये बताएंगे, तुम्हारे टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, जितने भी हो वो तुम्हें बताएंगे। एक तुम्हें बता दे जो मेरे हिसाब से जो जो एक टेस्ट देने पे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। क्या क्या है वो है? माइंड फ्रीजिंग, कॉन्शियसनेस, स्पीड, प्रेशर हैंडल, की प्रेशर हैंडल, और तुम्हें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, और साथ ही साथ में एलिमिनेशन मेथड। अगर तुम्हें प्रेशर हैंडल के बारे में नहीं बताया, लाइक तुम्हें प्रेशर हैंडल के बारे में बता देता हूँ एक बार कि देखो अगर मान लो कि जब टाइम कम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक तुम्हारे समझ लो कि 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं और टाइम बचा बस 20 मिनट, ठीक है। तुम सोचते हो जल्दी 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 में करने में क्या होगा, तुम जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वो भी तुम गलत कर जाओगे। तो उस समय किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और साथ ही साथ तुम्हें ये भी टेस्ट से पता चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो अभी इसके ऊपर हम बात, ये तो मैं तुम्हें बता दें कि भाई हमें टेस्ट क्यों देने चाहिए। अब मैं बताऊंगा एक एक करके कि भाई टेस्ट को देना कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट प्रॉपर। मैं तुम्हें एक बता दूंगा कि किस तरह से करना है, सो दैट तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी 2 मिनट रुकना, एक बार मैं चीजें थोड़ा सा लिख देता हूँ सो दैट तुम्हें समझ आ जाए धीरे धीरे करके। पहली चीज आती है, कोई भी एक टेस्ट देने से पहले तुम्हें पता रहना चाहिए कि हमें टेस्ट देना कैसे है। लाइक तुम्हें ऑफलाइन देना है या फिर ऑनलाइन देना है। देखो नीट 2025 का डाटा आ चुका है कि जो तुम्हारा ये वाला पेपर होगा वो होगा पेन पेपर मोड में। तो देखो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिस बच्चे के पास कोई भी टेस्ट हो उसको ना ऑफलाइन मोड में दो, ठीक है। लाइक देखो ऑफलाइन टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, लेकिन देखो जो कोई तुमने कोई भी कोचिंग का ऑफलाइन टेस्ट ले रखी हो, डजेंट मैटर, मैं बस ये कहूंगा कि जाओ वहाँ पे टेस्ट दो और माहौल लो कि किस तरह से एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, सो डैट अगर तुम नीट में जाओ तो तुम्हें कुछ नया नया सा ना लगे, तुम्हें लगे हाँ भाई हम रोज संडे को जाते थे और आज भी संडे को बस टेस्ट देने ही जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन देना तो ऑफलाइन ही। आप कहेंगे भैया हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ये कर सके, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। देखो मुझे पता है कि तुम मान लो कोई ऑफलाइन टेस्ट, तुम अगर मान लो तुमने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा हो, लाइक पीडब्ल्यू का ले रखा हो या फिर कोई नीट प्रेप का ले रखा हो या तुमने कोई आकाश या एलन का किसी का भी ले रखा हो, तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं टेस्ट तो प्रोवाइड करते होंगे। वो तुम्हें हो सकता है कि पीडीएफ की फॉर्म में टेस्ट देते थे और तुम उसे अटेम्प्ट करते होगे, ठीक है, या फिर अपने स्क्रीन के सामने ले आते होगे। देखो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास ये चीज है तो क्या करो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। क्या करो, उस शीट का प्रिंट आउट निकलवा लो, ओएमआर शीट पे लेके अपने घर पे जाके बैठ जाओ। घर पे मतलब घर पे 2 से लेके 5 बजे तक बैठ जाओ और वहां पे शीट के ऊपर टेस्ट दो। लाइक शीट के ऊपर समझ रहे हो ना कि तुम्हारे सामने टेस्ट ऑफलाइन मोड के ऊपर एक शीट पड़ी हुई है और तुम उसे क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको भैया हमारे पास बजट है, हमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं रखी है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें इस चीज की प्रॉब्लम है इसका भी सोल्यूशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो इस टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे हर एक बंदा है, तुम्हें हर एक टेस्ट सीरीज आराम से मिल जाएगी। तुम
किसी भी, देखो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तुम्हें हर एक कोचिंग की आराम से टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे डाउनलोड करो, उसे निकालो, घर पे बैठो, घर पे बैठ के आराम से देखो। देखो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यार ऑफलाइन दे सकते हो तो ऑफलाइन दो, ठीक है। अगर तुम किसी कोचिंग में जाके नहीं दे सकते तो घर पे बैठ के दो। घर के बैठ के कैसे देना वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं कहूँगा कि अवॉइड करना कि तुम ऑनलाइन दो, लाइक अपने ऊपर तुमने स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन पे दे रहे हो। अगर तुम स्क्रीन पे दोगे ना तो तुम्हें ना बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको हम कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं, तुम्हें वो पता नहीं चलेगा कि भाई हाईलाइट कैसे, किस चीजों को हाईलाइट करनी है, ठीक है। साथ में हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को कुछ होते हैं हम सर्कल कर देते हैं, कुछ होते हैं जो स्टार लगा देते हैं। लाइक हम मेरे से मैं जो था वो लगाता था, कुछ क्वेश्चन पे सर्कल कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन पे स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, सर का मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब इसे बाद में करूंगा। स्टार्ट का मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन को टिक कर दिया, लेकिन एक बार मुझे दोबारा के इस क्वेश्चन को देखना है। तुम वो चीज ना तुम ना पीडीएफ के फॉर्म में तुम दे रहे हो तो वो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तो मैं कहूंगा कि अगर ऑफलाइन दे सकते हो तो ऑफलाइन दो, पेन पेपर मोड के ऊपर। तो मैंने बता दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई बैच नहीं है तो किस तरह से देना है। हर बच्चा टेलीग्राम पे हर चीज मिल जाती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो बिफोर गिविंग अ टेस्ट, ठीक है। अब देखो वो दूसरी चीज है, वो है सीक्वेंस। देखो अब सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, देखो टेस्ट देने से पहले जब तुम कोई टेस्ट तुम्हारे पास आता है तो तुम क्या देखते हो, तुम पहले सब्जेक्ट ढूंढते हो कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, पीसीबी से करते हैं, मतलब पहले बायो करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे फिर फिजिक्स करेंगे। कुछ होते हैं जो केमिस्ट्री करते हैं, बायो करते हैं, फिजिक्स करते हैं। किसी की फिजिक्स अच्छी होती है तो सबसे पहले फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर बायो करते हैं। लाइक किसी का भी कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। देखो जो तुम्हारा तरीका है उसी से ही करना। लाइक देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि ना, अगर तुम कोई भी एक टेस्ट दे रहे हो अपनी सीक्वेंस को ना चेंज मत करना लास्ट मोमेंट तक। लाइक अगर तुम अभी देखो अभी टाइम अच्छा खासा है, अभी एक महीना लगाओ कि तुम्हें कौन से सीक्वेंस में तुम्हें मस्त सही बैठता है। लाइक तुम्हें पहले बायो करनी है, फिर फिजिक्स करनी है या केमिस्ट्री करनी है। टोटली मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम्हें कौन सा सीक्वेंस कंफर्टेबल लगता है। बंदे बायो पहले इसलिए करते हैं क्योंकि बायो कहते हैं ईजी होती है, और साथ ही साथ अगर तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो तुम्हें मोटिवेशन आता है, तो तुम केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये अच्छी तरह से कर सकते हो। तो सीक्वेंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टोटली मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। लाइक मैं बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा जो पहले रहता था सीक्वेंस वो रहता था हमेशा बायो, मतलब पहले मेरा रहता था हमेशा बायो, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। लेकिन क्या हुआ था, मेरे ना टिल दिसंबर से लेके टिल मार्च तक मैंने सेम सीक्वेंस रखा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था ऑन द स्पॉट, मतलब कि लाइक मेरे अप्रैल में भी सेम ही सीक्वेंस था, लेकिन अप्रैल के लाइक जब मैंने अप्रैल स्टार्ट किया था तो अप्रैल में एकदम से ही मैंने अपना सीक्वेंस चेंज कर दिया था। द रीजन इज कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि मेरे को एक सर ने कहा था कि तुम थोड़े से चेंज करो अपने अंदर, तो मैंने कहा कि अपना सीक्वेंस चेंज कर दिया। लाइक मैंने पहले केमिस्ट्री किया, फिर बायो किया, फिर मैंने फिजिक्स की। तो मुझे इससे थोड़ा बेनिफिट मिला, तो मैंने सोचा ठीक है इसी चीज को कंटिन्यू करता है। अगर तुमने मेरी वीडियो देख रखी है जहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दे रखा है, तो मैंने भी वहाँ पे भी बताया कि मैंने लास्ट मोमेंट में अपना सीक्वेंस ही चेंज कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि भाई लास्ट मोमेंट पे अपनी सीक्वेंस चेंज करो। अभी टाइम है अच्छा खासा, देख अभी फरवरी मार्च है, इसमें अपना सीक्वेंस देख लो कि तुम्हें किस सीक्वेंस में देना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ये चीज तो ये चीज दो चीज के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे हम तीसरी चीज के ऊपर। अब देखो अब अगली चीज आती है, वो है हमारा हाउ मच टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए। देखो ये चीज ना जब तुम एक टेस्ट दोगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि भाई हर एक सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे जब जब 2024 में तो ये होता था कि भाई 100-200 क्वेश्चन होते थे, 200 मिनट होते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, 180 क्वेश्चन हो चुके हैं और 180 मिनट है। अब तुम्हें क्या करना है, उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। अब बात करते हैं क्या, देखो मैंने यहाँ पे दो चीज लिखी है, एक तो तुम्हारा आइडियल टाइम और एक है प्रैक्टिकल टाइम। देखो तुम्हें अपना ना दो टाइम बनाना जरूरी है। द रीजन इज आइडियल टाइम का मतलब क्या है कि वो टाइम जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर सब सारी कंडीशन ठीक है, सारी कंडीशन ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ठीक ठाक आया है, ज्यादा कोई लेंथी पेपर नहीं आया है, या ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ गया, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था, तो वो होता है आइडियल आइडियल टाइम। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसा तुमने क्वेश्चन सोचा वैसे ही आया, और उसमें तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए। प्रैक्टिकल टाइम ऐसा है कि अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि भाई पेपर हद से ज्यादा टफ आ गया, हद से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, या हद से ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइम पे तुम्हें कितना टाइम देना है। देखो मैंने अपने दो टाइम बनाए थे, एक तो आइडियल टाइम था, एक प्रैक्टिकल टाइम था। आइडियल टाइम मेरा वही रहता था जिस जो जैसे मैंने सोचा वैसा आया। प्रैक्टिकल टाइम वो था कि अगर वर्ष घटिया से घटिया पेपर आ गया, वर्ष से वर्ष कंडीशन हो गई, तो उसमें मुझे कितना टाइम लगाना। मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम सारे बच्चे ये दो टाइम अपने लिए जरूर बनाना, सो दैट इन द लास्ट तुम्हें कोई प्रेशर फील ना हो,
ठीक है। देखो अगर बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों में से अगर कुछ भी टफ आता है, मतलब कोई एक ही चीज टफ आनी है, देखो तीनों तो आ नहीं सकते, उनको भी पता है कि भाई बच्चों को 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, तो वो इन तीनों में से कोई एक ही चीज टफ बनाएंगे, एक हल्का सा लेंदी बना देंगे और एक हद से ज्यादा इजी बनाएंगे। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी। देखो मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो 200 क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, लाइक मैंने तो 200 क्वेश्चन दिए थे, तो मेरी जो टाइमिंग थी वो क्या रहती थी, उसके हिसाब से तुम अपने आप को मॉडिफाई करना। ठीक है। इवन मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा कि भाई अगर तुम में से कोई बच्चा अगर टेस्ट देना चाहता है तो तुम्हें कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं अपनी टाइमिंग ले देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या टाइमिंग रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये जो मैंने जितना भी, देखो मैं अभी बता देता हूँ, जो भी डाटा है ये मैं अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइक जब मैंने 2024 दिया था, जिसमें क्या थे, सात, जब 200 क्वेश्चन रहते थे और 200 मिनट रहते थे, उसके हिसाब से मैंने टाइमिंग लिखी है। ठीक है, बाकी जो तुम्हें क्या देना चाहिए वो मैं अभी बता दूंगा। देखो बायो के लिए मैं हमेशा 30 से 35 मिनट रखता था, ये मेरा था आइडियल टाइम कि इतने मिनट में मुझे क्वेश्चन कर लेने हैं बायो के सारे। लेकिन अगर मान लो कोई भी वर्स्ट कंडीशन आ गया, कोई भी ऐसा पेपर आ गया भाई जो मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, तो वो 40 से 45 मिनट में लेके चलता था। अब बात तो है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स आया है? तो देखो जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जब भी तुम्हें पता चल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी नीट प्रेप के ऐसे टेस्ट दिए हैं जिसमें मुझे 40 से 45 या 55 मिनट भी लगे, लाइक 55 या एक घंटा भी लगा मुझे। लेकिन उस समय वो ये उनके दिमाग में ये रहता था कि अगर हमने बायो हार्ड बनाई है तो वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स को इजी बनाते थे, सो दैट ओवरऑल टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टाइम मैंने कितना रखा था, 40 से 45। कुछ टेस्ट ऐसे भी थे जिसमें मुझे 1 घंटा भी लगा था, लाइक बायो बायो सोल्व करने में मुझे 1 घंटा लगा था। ठीक है, लेकिन वो कुछ ही टेस्ट होते थे, सारे के सारे नहीं होते थे। ठीक है, केमिस्ट्री के लगता था मैं 50 से 55 मिनट, जो मैं समझता था आइडियल टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर वर्स्ट पेपर आ गया तो 65 से 70 भी जा सकता था। ठीक है, और सेम चीज थी मैंने फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में मुझे मिनिमम लगना चाहिए 70 मिनट, और अगर वर्स्ट पेपर आ गया तो 80 मिनट भी चले जाते हैं। ठीक है, अब तुम में से कहोगे भैया आपने ये तो लिख दिया, लेकिन ये एलओ का मतलब क्या है? एलओ का मतलब है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। देखो एलओ का मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर मैं इन सबको टाइम को जोड़ लूं, इन तीनों को, तो तुम बताना कितना टाइम हो गया। देखो ये 30 मिनट इसे हम ले लेते हैं, ये हुआ मेरा 50 और ये हुआ मेरा 70, तो हो गया मेरे 150 मिनट। तो अभी भी मेरे पास क्या है, 50 मिनट बचे। अभी भी मेरे पास क्या है, 50 मिनट बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 50 मिनट बचे हुए हैं। तो इन 50 मिनट का मैं क्या करता था, देखो इस 50 मिनट से ले एक टाइम जो वो फिक्स है वो है मेरा ओएमआर शीट। ओ का मतलब है ओएमआर शीट, मतलब 20 मिनट मुझे अभी भी 20 मिनट जो मेरे लगे वो ओएमआर शीट में लगे हुए हैं। अब बात है भैया 30 मिनट जो आपके बचे थे वो कहाँ यूज करते थे? वो 30 मिनट में यूज करते हैं एल। एल का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो मेरे से सोल्व नहीं हो पाए, लाइक जिसकी कैलकुलेशन बड़ी थी, या मुझे ऐसा लगा कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लाइक सर्कल टाइप क्वेश्चन और स्टार टाइप क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर मैं 30 इन सब क्वेश्चन के ऊपर मैं 30 मिनट लगाता था। लाइक अगर मैं तुम्हें आइडियल बताऊं, तो अगर तुम इतना टाइम लगा लेते हो, लाइक 150 मिनट लगा लेते हो, 150 मिनट लगा लेते हो, तो डेफिनेटली तुम ऑन एन एवरेज 150 से लेके 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी के जो तुम्हारे एक लेके देखो 140 भी कर सकते हैं बहुत बच्चे। जो देखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं अपना शुरू में टेस्ट देता था तो ये 30 मिनट मेरे लिए कम पड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं टेस्ट दिया आगे बढ़ता गया, तो ये डेफिनेटली मैं इतने क्वेश्चन पहुंच चुका था कि 150 मिनट के अंदर अंदर मैं 140, 130 और कभी कभी 150 क्वेश्चन भी सोल्व मेरे से हो जाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली रहते थे कि जिससे मैं सोल्व ही नहीं कर पाता था। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को मैं रखता था इस 30 मिनट के अंदर। ठीक है, इस 30 मिनट के अंदर मैं कहता उन क्वेश्चन को सोल्व करता था। ठीक है, तो तुम्हें भी अपने लिए एक ऐसा ऐसा एक चार्ट बना लेना है कि तुम्हें आइडियल टाइम तुम्हारे लिए कितना है, प्रैक्टिकल टाइम कितना है, और तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कहूँ कि ओएमआर शीट का तो 25 मिनट अपने टाइम से पहले से हटा दो। मतलब अगर मान लो 3 घंटे का पेपर है तो तुम्हारे पास 2 घंटे 40 मिनट है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। उसमें से 30 देखो टोटली ये डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले राउंड में ही अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लाइक अगर 180 क्वेश्चन है तो 150 भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 170 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं था स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिया तो डेफिनेटली मैं 150 160 तक भी पहुंचा हूँ, 170 तक भी पहुंचा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मुझे 30 मिनट में बस 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो मैं आराम से करता था। ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो, वो चीज बस टेस्ट देने से ही होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ आ गया कि किस तरह से किसी भी एक सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम देना है, आइडियल टाइम क्या है, प्रैक्टिकल टाइम क्या है, साथ ही साथ ओएमआर में कितना टाइम लगना चाहिए, साथ ही जिसमें तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कहूंगा कि यार जितने भी तुम बच्चे हो, मुझे ना
तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें कहूंगा कि जो भी तुम्हारा अगला टेस्ट है, लाइक संडे को तुम टेस्ट दे रहे हो या मंडे को कभी भी दे रहे हो, एक बार ना इस चीज को एनालाइज करना कि तुम्हें टाइम कितना लग रहा है, उसे कॉपी में लिखो और कॉपी में लिख के मुझे भेज दो, लाइक ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे भेजो। इंस्टाग्राम अगर तुम नहीं चलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे भेज सकते हो। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। डेफिनेटली मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक एडवाइस जरूर करूंगा कि हाँ भाई, तुम चाहो तो इसको इतना कम और कम कर सकते हो, इसको और थोड़ा बढ़ा लो, सो दैट तुमसे थोड़ी कम गलती हो या फिर थोड़ी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर हाउ मच टाइम यू शुड गिव ईच सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज, मैं ना तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि ना इस चीज पे ना ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब बात हो रही है इस चीज पे ना मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। द रीजन इज, देखो तुमने बहुत बार जब तुमको एक टेस्ट देते हो, तुमने ये चीज एनालाइज किया होगा या ये चीज देखी होगी कि जो क्वेश्चन ना तुम्हारे पास पहले चीज में नहीं हो पाई, लाइक तुमने पहले बार क्वेश्चन पढ़ा तुमसे नहीं हुआ, लेकिन उसी चीज को तुम अगर दूसरे टाइम करो तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट चीज में, मतलब फोर्थ वन में। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाना। नेक्स्ट चीज इज राउंड टू अटेम्प्ट। देखो अब मेरे से पूछोगे, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम पेपर कैसे दे, हमारे ना हमें पहली बार हमने क्वेश्चन किया और हमसे सोल्व भी नहीं होते। देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम अटेम्प्ट करोगे लेकिन तुमसे सोल्व नहीं होंगे। अब इसका रीजन क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई पेपर को ना कितने राउंड्स में करने हैं। ठीक है, अब देखो मैं ये कहूंगा कि आइडियल जो राउंड्स होते हैं, जो मेरा जो राउंड थे वो थे टोटल तीन राउंड के। ऐसे 3 राउंड का मतलब क्या, देखो मैंने क्या किया, पहले मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चन से मैं सारे के सारे 180 के 180 क्वेश्चन, मतलब 200 के 200 क्वेश्चन, या अगर तुम 180 ले लो कि पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चन से लेके 180 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया। ये होता था मेरा राउंड वन। मतलब कि राउंड का मतलब ये है कि मैं ना हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लूं कि भाई क्वेश्चन आया कैसा है। ठीक है, क्या मेरे से अटेम्प्ट हो रहा है, डायग्राम वाइज क्वेश्चन कितने हैं, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैं अटेम्प्ट करते हुए जाता था, जो मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे उसे मैं सर्कल कर लेता था, या फिर जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था उसे मैं स्टार लगा लेता। ठीक है, वो होता था मेरे राउंड वन के अंदर। ठीक है, जैसे ही राउंड वन हुआ फिर मैं 1 मिनट के लिए, मतलब जैसे राउंड वन मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी पिया, लाइक 2 घूंट पानी पी, दो तीन गहरी मतलब डीप ब्रेथ ली, उसके बाद मैं शुरू हो जाता अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। वो था मेरा राउंड टू। ठीक है, अब बात होती है वे फर्स्ट राउंड में वो कितना टाइम लगता था। देखो फर्स्ट राउंड में मेरे को टाइम लगता था ऑन एन एवरेज 180 150 मिनट। अगर तुमने पहले वाला तुम्हें बताया हो तो मैं तुम्हें बताता, पहले वाले में कितने थे, एल मतलब जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है उसके लिए मैं कितना टाइम देता था, 30 मिनट। कितना होता था, 30 मिनट। देखो जरूरी नहीं है कि मैं 150 मिनट ही लगाऊं, हो सकता है कि इसमें थोड़ा कम हो सके, थोड़ा ज्यादा हो सके। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। मैं ये राउंड वन में मेरा ये होता था कि ऑन एन एवरेज मेरे 130 से लेके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते थे। क्या बताया मैंने तुम्हें, फिर से सुनना कि राउंड वन में मैं क्या करता था, सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने आंखों के नीचे से निकालता था, और जो क्वेश्चन मुझे आते थे जिसमें मुझे टाइम नहीं लगता था उसे मैं अटेम्प्ट कर लेता था। राउंड वन में ऑन एन एवरेज में 150 मिनट लगाता था। कितने मिनट, 150 मिनट। और इस 150 मिनट के अंदर 130 से लेके 150, हो सकता है तुम में से कोई बच्चा जिसका थोड़ा कम हो, डेफिनेटली हो सकता है यार, कोई वो नहीं है, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि जैसा मैं कर पाता तो तुम भी वैसा करो। हो सकता है कोई बच्चा मेरे से बेटर हो, वो 130 की जगह 150 की जगह वो पहले राउंड में 160 क्वेश्चन कर ले, डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, 160 से लेके 120 से लेके 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लाइक मैं तो इतने आराम से कर लेता था 130 से लेके 150 तक। फिर शुरू होता था मेरा राउंड टू जो होते थे वो चलता था मेरा 30 मिनट का। 30 मिनट का क्या होगा कि इस 30 मिनट के राउंड टू में क्या होता था, जो क्वेश्चन मैंने क्या किया, सर्कल किए या फिर जिसमें मैंने स्टार लगाया मैं उन क्वेश्चन करता था। अब बात होगी भैया आप राउंड्स में कर ही क्यों रहे हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम क्वेश्चन को अपने आंखों से गुजार लो, लाइक तुम्हारे माइंड में चला गया, तो अगर तुम उस क्वेश्चन को दोबारा से देखो ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लाइक तुमने पहले राउंड में किया सोल्व नहीं हुआ, लेकिन दूसरे राउंड में हो जाते हैं। तुम ये चीज फील कर सकते हो, बहुत बार ऐसा होता है। अब बात करें इसका रीजन क्या है, देखो मेन चीज होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि हमारे सर ये कहते थे कि तुम्हारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुम्हारा, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है।
वो बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन अगर वो चालू हो गया तो अच्छा खासा तुम्हें ना अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी, लाइक अच्छी खासी चीजें तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर तुम 150 मिनट तुम्हारे हो चुके हैं और तुमने सारे क्वेश्चन छोड़ चुके हो, मतलब जो जो तुम्हें नहीं आते वो तुम छोड़ चुके हो, अगर तो उसे तुम दूसरे बार में देखो ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तुम्हें इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा उसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होगा कि किस तरह से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जब तुम दोबारा होगे तो वही चीज क्या होगा, कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, तुम सोल्व कर जाओगे, ठीक है। तो ये होता है राउंड 2, जिसमें मैं मान लो अगर मान लेते मैंने 150 क्वेश्चन कर लिए, तो बचे मेरे कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं। तो इस 30 में से मैं ऑन एन एवरेज 15 से नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन मेरे सोल्व हो जाते थे। क्या होता था, 20 से 25 क्वेश्चन मेरे सोल्व हो जाते थे राउंड 2 के अंदर। लेकिन अभी भी क्या है, मेरे राउंड 3, अब देखो राउंड 3 में क्या है कि अभी भी मेरे क्या है 5 से लेके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से 10 क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट शुरू नहीं करता था। अब मैं क्या करता था, राउंड 2 मेरा खत्म हुआ, इसके बाद मैं भरता था अपनी OMR शीट। क्या भरता था मैं, OMR शीट। तो मैं बताया था मेरे हमेशा टाइम रहता था 20 मिनट का, जो था OMR शीट भरना। क्या था मेरा, 20 मिनट का था OMR शीट को भरना। तो मेरे जो ऑन एंड एवरेज 150 से लेके 150 से लेके 170 क्वेश्चन जो मेरे हो चुके हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उन सबको 15 मिनट के अंदर अंदर जो भी जितना भी टाइम मुझे लगता है उसे मैं भर लेता था, ठीक है। जैसे ही मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, OMR भर गए, अब मेरे जो 5 से 10 क्वेश्चन बचे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसको मैं कंप्लीट करता था राउंड 3 में। और इन द लास्ट मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर इन द लास्ट मेरे जो 5 से 10 क्वेश्चन बचते थे ना, वो भी आराम से सोल्व हो जाते थे। मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती थी ड्यूरिंग गिविंग एनी एग्जाम, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे किस तरह से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल टाइम मेरा क्या होना चाहिए, आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, साथ ही साथ कितने राउंड्स में करने हैं, एक राउंड में मुझे टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, कितने मिनट लगाने हैं, साथ ही साथ अगर सेकंड राउंड में स्टार्ट करूं तो सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम लगाना है। साथ ही साथ मुझे पता था कि राउंड 3 से पहले मुझे क्या करना है, ताकि मेरे माइंड को और वो एक्टिव हो सके, और चीजें वो मतलब और चीजें वो समझ सके कि हाँ भाई अगर ये क्वेश्चन मैंने दोबारा छोड़ा तो उसे और कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तुम सबको ना हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अगले टेस्ट में तुम बैठो, जितनी भी चीज मैंने तुम्हें बताई, 1 2 3 4 5 जो भी मैं तुम्हें बताया, उसे कॉपी में लिखो और मुझे भेजो कि भैया हमने ये लगाया कि मेरा प्रैक्टिकल टाइम इतना है, आइडियल टाइम इतना है, मुझे टोटल कितने राउंड में देने हैं। लाइक कुछ बच्चे जो होते थे, लाइक मेरे कुछ दोस्त थे, वो 4 4 राउंड तक लगाते थे, सेम चीज के 4 राउंड करते थे। कुछ होते थे जो 2 राउंड में, उनकी 2 राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन देखो गारंटी दे रहा हूँ, तुम में से कोई भी बच्चा एक राउंड में तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकता, ये तो गारंटी है मेरी। मिनिमम तुम्हें 2 राउंड तो करने ही पड़ेंगे, सो दैट तुम 180 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और राउंड 3 कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं लाइक मेरी तरह, जिनको राउंड 3 की जरूरत पड़ती है, जिनके इन द लास्ट यार क्वेश्चन बचे जाते हैं, ठीक है। लाइक मेरी तरह हो सकता है कुछ, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई राउंड, अगर तुम कंफर्टेबल हो राउंड 3 के साथ, राउंड 3 पे जाओ। अगर तुम कंफर्टेबल हो राउंड 4 तक जाने के लिए, तो उसके हिसाब से तुम सोच रहे हो कि भाई राउंड 4 में कैसे करता हूँ। लेकिन इस चीज को ना बहुत एनालाइज करके करना, क्योंकि तुम्हारे पास बस 3 घंटे है, और उसी 3 घंटे में तो सब कुछ करना है। तो इट इज बेटर कि तुम पहले से ही प्लान कर लो कि सब चीज करनी कैसे है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। साथ ही साथ देखो, अब इसके बाद ना एक छोटी सी चीज आता है, 5वीं, वो है OMR की भरना। देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने OMR शीट कैसे भरता था। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम पूरा पेपर ठीक करो, लेकिन इन द लास्ट तुम्हारे पास OMR भरने के लिए टाइम नहीं है, या फिर तुम इन द लास्ट OMR ही गलत भर रहे हो, ठीक है, तो पूरा पेपर सही करने का कोई मायने नहीं रहता। अगर तुम 180 क्वेश्चन आया, 180 के 80 तुम ठीक करके आए हो इन द क्वेश्चन पेपर, लेकिन OMR में गलत करके आ जाओ, तो यार वो टोटली वेस्ट हो, मतलब तुम्हारा मेहनत वेस्ट है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, मतलब वो तो ये समझेंगे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब OMR को भरने की मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, लाइक मैं पहले क्वेश्चन देखता था, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आंसर है, तो मैं कहता देखा फर्स्ट का सेकंड, उससे पहले मैं क्या करता था, बिंदु लगाता था, पहले बिंदु, फिर मैं रीचेक करता था क्वेश्चन पेपर के साथ, उसके बाद फिर मैं इसे फिल करना स्टार्ट करता था। देखो मैं तुम्हें एक रिकमेंड करूंगा, लाइक अगर कोई सर्कल है, लाइक एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, तो उसको ना बाहर से अंदर की तरफ बढ़ना। लाइक अगर तुम उसे तुम पहले बाहर से ऐसे फिल करो, फिर धीरे धीरे करके क्या कर दो, अंदर तक फिल कर दो। अंदर से बाहर मत जाना, बाहर से अंदर आना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम अपने लिए एक बाउंड्री बना लोगे, और उसी बाउंड्री के अंदर तुम्हें अच्छी तरह से फिल करना है, और ट्राई करना इसे अच्छी तरह से फिल करना। पता चले कि तुमने फिल तो कर दिया, लेकिन वो स्कैनर से स्कैन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है कि सारी चीजें किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, कैसे टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बेनिफिट्स क्या क्या है। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें सारे लोग कैसे बताएंगे, मेरा परसेप्शन क्या था, मैं
चाहूंगा कि तुम्हें लगता है कि भाई टेस्ट से हमने ये भी सीखा, तो तुम मुझे भेजो, डेफिनेटली मैं उसको उसके ऊपर मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने ऐसा बोला क्यों, और मैं इसके ऊपर सोचूंगा, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज़ भी सीख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज़ को मैं बता सकूँ। साथ ही साथ तुम्हें मैंने बता दिया कि भाई टेस्ट को मतलब तुम्हें किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हारी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल टाइम, आइडियल टाइम, लेफ्ट क्वेश्चन जो बचे ओएमआर शीट को तुम्हें कितना टाइम देना है, साथ ही साथ राउंड कितने राउंड्स में तुम्हें देना है। मैं तुम सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बैठो इस चीज के ऊपर कि तुम्हें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर तुम पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करोगे ना, फिर उसी हिसाब से तुम पेपर को एनालाइज भी अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि प्रिपरेशन इज इक्वल टू एनालाइज। अगर प्रिपरेशन तुम अच्छी कर रहे हो तो एनालाइज भी अच्छी ही होगी। ये मेरी पूरी एनालिसिस थी जो मैंने की थी। तुम कहते हो कि भैया आपके नंबर इतने तक कैसे बढ़ गए, एकदम से कैसे बढ़ गए, भाई ये सारी चीजें है भाई, मैंने ये सब ही किया था। मतलब तुम्हें लग रहा हो कि भैया इतना कौन सोचता है, भाई मैं सोचता हूँ, मुझे पता था कि भाई मैं थोड़ा सा हूँ ऐसा बच्चा कि जिसे एनालाइज करने की जरूरत है, तो जब भी तो मैंने एनालाइज किया, जब भी तो यार मेरे नंबर एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए। ये सब तो कारण था, ये सब तो मैंने किया था, ये सब भी तुम्हें भी करना है भाई। तुम्हें बाकी बता देंगे भाई ये कर लो ये कर लो, भाई हाँ डेफिनेटली वो बताएंगे, और बहुत बच्चे कर भी जाते हैं, मैं नहीं कर पाता था, मेरी तरीके ये थे, मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें अगली वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट, ठीक है। इसमें तुम्हें मैं एक डिटेल एनालिसिस दूंगा, सारे अपने प्रूफ दिखाऊंगा, सारे मैं तुम्हें नोटबुक, मेरे बुक्स, साथ ही साथ मैं टेस्ट में कैसे करता था वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब चीजें बनाओ, मुझे टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे सेंड करो, सो दैट अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और ये सब चीजें याद से कर लेना। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात, मुझे बताना कि यार मतलब मैं ऐसे में ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ या फिर मेरा पहले वाला लुक ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।